अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माल। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे मजे से अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PS5 पोस्ट 2 का लेसन नंबर 9। द लेक्चर इज एक्सपेरिमेंट्स इन सोशल साइकोलॉजी। अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करेंगे जो कि सोशल लाइफ में किए जाते हैं सोशल साइकोलॉजी के अंडर। रिसर्च ऑफ सोशल इश्यूज, रेशियल स्टीरियोटाइप, अफेक्टिव प्रोफाइल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मीडिया प्राइमिंग के नाम से पहले ये एक स्टडी है। इसको हम स्टडी करते हैं जिसमें इंप्रेशन को स्टडी किया जा रहा है कि इंप्रेशन क्या होता है। कि जब भी आप किसी भी ह्यूमन से आप पहली दफा मिलते हैं तो उसका आप उससे कौन सी इंफॉर्मेशन आप रिसीव करते हैं उसके बारे में, और आपको उसका कैसा इंप्रेशन मिलता है। अगर कोई आपको कहता है कि ये खैरात बहुत देता है तो आपको उसका इंप्रेशन जस्ट यही मिलेगा कि वो खैरात ज्यादा देता है। मे भी हो सकता है कि वो टैक्स बहुत कम देता हो। तो ये उसकी अदर साइड है जो कि आपको नहीं मिली, आपको जस्ट एक फर्स्ट इंप्रेशन मिला है। ठीक है, और इंप्रेशन जो होता है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड करता है हमारे प्रीवियस लर्न रेशियल स्टीरियोटाइप्स पे। ठीक है, और जो हमारा नेगेटिव मीडिया है जो डिफरेंट किस्म की वो पब्लिकेशंस दे रहे होते हैं जिन्हें हम परसीव करते हैं और उससे हम डिफरेंट किस्म के इंप्रेशंस बनाते हैं लोगों के बारे में। तो ये नेगेटिव मीडिया जो है ये भी स्ट्रेंथ करता है हमारे स्टीरियोटाइप्स को। फर्स्ट इंप्रेशन बायस्ड करता है जो कि कैन जो फर्स्ट इंप्रेशन बायस जो है वो अफेक्ट कर सकता है रेशियल स्टीरियोटाइप्स को। और ये एक्सप्लोर करता है कि किस तरह मीडिया शेप्स करता है बायसनेस को, प्रीमिंग बायसनेस को। अदर यहाँ पे स्टडी बताई गई है जो कि 2x2 एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पे है। पार्टिसिपेंट्स जो है वो रिसीव या तो वो रिसीव नहीं करेंगे, प्रीमिंग प्रीमिंग रिसीव नहीं कर रहे। और या फिर दूसरा ये हो सकता है कि उनकी जो वो स्टीरियोटिपिकल माइनॉरिटी या मेजोरिटी की रेशियल ग्रुप्स को रीड, उनकी प्रोफाइल को रीड करें। अब इसके रिजल्ट्स में ये हो सकता है कि जो सिग्निफिकेंट इफेक्ट है स्टीरियोटाइप प्रोफाइल्स के, वो एंड नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ मीडिया प्रेमिंग। दैट इज पार्टिसिपेंट्स रेटेड द लो प्रोफाइल एज माइनॉरिटी। जो लो प्रोफाइल है वो मेंशन करेगी माइनॉरिटी को, एंड द हाई प्रोफाइल एज अ मेजोरिटी। बट दीज जजमेंट्स वर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेमी। ठीक है, अब ये जो जो भी रिजल्ट्स हैं इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है कि जो फर्स्ट इंप्रेशन हैं वो अफेक्ट होते हैं हमारे अनकॉन्शियस स्टीरियोटाइप से। और ये चीज ये एक्टिवली एड्रेस कर रही है मीडिया की पावर को। और जो फ्यूचर रिसर्च जो है उन्होंने कहा है कि जो भी फ्यूचर रिसर्च है वो पॉजिटिव और नेगेटिव मीडिया प्लेनिंग की इफेक्ट्स को स्टडी किया जाना चाहिए फ्यूचर रिसर्चेज में। स्ट्रेंथन्स में इसकी इफेक्टिवली रैंडमनाइज जो ग्रुप को किया जाता है कि पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो अनएबल होते हैं कि वो डिटेक्ट करें what we were testing. The destructor exercises were effective. The amount of information given in each story was very similar and contain the same type of information. अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हो सकती हैं जिसमें स्मॉल सैंपल साइज है, उसका साइज बहुत छोटा है, या फिर जो भी पार्टिसिपेंट फेस के लोग हैं मतलब वो मेजोरिटी से ज्यादा हैं, और आप जिस होम टाउन से रिलेट कर रहे हैं वहां पर और भी बहुत कह लें कि कल्चर्स के लोग हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो भी सिग्निफिकेंट इंट्रैक्शन होता है मीडिया प्रेमिंग और स्टीरियोटाइप प्रोफाइल्स के दरमियान वो इंडिकेट करता है मीडिया की पावर को, जो कि शेप देते हैं सोशल इंट्रैक्शन को और लोगों की अजम्पशंस को जो उनके बारे में एक दूसरे के बारे में बनी होती है। दीज रिजल्ट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब ये जितने भी रिजल्ट्स हैं जिन्हें हमने स्टडी किया है ये जर्नलिस्ट और दूसरे मीडिया प्रोवाइडर्स जो हैं उनको रेस के बारे में लिखने चाहिए, इनको कंसीडर किया जाना चाहिए। आगे एक्सपेरिमेंट्स हैं इन सोशल साइकोलॉजी में। ओबीडियंस टू अथॉरिटी, कुछ एक्सपेरिमेंट्स बताए हुए हैं। अब ओबीडियंस टू अथॉरिटी में है कि हर कोई ये सोचता है, हर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, मतलब इस किस्म का सवाल किसी भी हवाले से आपके माइंड में आता है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसा कि 1961 में जो नाजीज का दौर था, हमने इसके बारे में पहले भी बहुत पढ़ा है कि इन्होंने बहुत ज्यादा जंगें लड़ी और बहुत मतलब जंगें पॉजिटिव वे में नहीं, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को मारा। और इनके जो मिलियंस ऑफ जो थे सपोर्टर्स थे उन्होंने भी इनके ऑर्डर्स को फुलफिल करते हुए इस चीज में हिस्सा लिया। अब जो मिलग्रम थे वो इंटरेस्टेड हुए और उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि हाउ फार पीपल वुड गो इन ओबिंग एन इंस्ट्रक्शन इफ इट इन्वॉल्व हार्मिंग एन अदर पर्सन। कि लोग किस तरह इतने ओबिडेंट होते हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेते हैं, और जबकि उन्हें पता चल रहा होता है कि उनकी वजह से दूसरे लोगों को इतना ज्यादा हार्म हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इस चीज पर इन्होंने रिसर्च की और इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, और ये बड़ा ही मशहूर एक्सपेरिमेंट है। प्रीवियस सब्जेक्ट्स में भी इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ा गया है कि उन्होंने क्या किया कि कुछ पार्टिसिपेंट्स को बुलाया और उन्हें कहा कि आपने कुछ लोगों को शॉट्स देने हैं। ठीक है,
और शॉक्स जब आप उन्हें देंगे तो उन्हें करंट लगेगा, लेकिन जिन लोगों को देने थे वो उनके सामने मौजूद नहीं थे, वो दूसरे रूम में थे। उन्हें कहा गया कि जब आप यहाँ से बटन प्रेस करेंगे तो दूसरे रूम में लोग हैं उनको शॉक लगेगा, और उनकी जो आवाज थी वो भी उन्हें सुनाई देती थी। अब ये जो शॉक्स थे ये 50 वॉट से लेकर 450 वॉट तक थे, जो कि डेंजर सीवियर शॉक थे। ठीक है, वो शॉक वो दबाते थे, इलेक्ट्रिकल शॉक दूसरे रूम में बैठे शख्स को लगता था, और वो मतलब उसके चिल्लाने की आवाज आती थी। अब यहाँ पर बात यह है कि उसको रियल में शॉक नहीं लगता था। ठीक है, वो जो आवाजें आ रही थी वो बकायदा जस्ट रिकॉर्ड की गई थी। ठीक है, लेकिन जो बंदा उन्हें शॉक दे रहा था उसे नहीं बताया गया था कि उन्हें शॉक नहीं लग रहे। ठीक है, अब यहाँ पर वो ये एक्सपेरिमेंट क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, वो ये देखना ये चाह रहे हैं कि कितने लोग हैं जो कि इस चीज को फॉलो करते हैं, कितने लोग हैं जो कि इस चीज को फॉलो नहीं करते, किस चीज को, शॉक्स देने को। अच्छा, अब ये इसी जो मैंने आपको चीजें डिटेल से एक्सप्लेन कर दी हैं वही इस सारे पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है। अब क्या हुआ कि इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो पीपल हैं वो ओबे करते हैं मोस्ट एबोरेंट ऑर्डर्स को जो कि अथॉरिटी की तरफ से दिए जा रहे होते हैं। अब इसमें किस तरह अथॉरिटी के एनालिसिस को वो ओबिडेंस कर रहे थे कि जो बंदा उनसे शॉक लगवा रहा था वो जब वो शॉक नहीं देना चाह रहे थे, जब उन्हें आवाज आती थी तो वो थोड़ा भी करते थे कि वो हम शॉक नहीं देना चाहते, तो उन्हें कहा जाता था प्लीज गो ऑन, नेक्स्ट वन, द एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स दैट यू कंटिन्यू। फिर उन्हें कहा जाता था इट इज एब्सोल्युटली इसेंशियल दैट यू कंटिन्यू, एंड द फाइनली उन्हें कहा जाता था, एक्सपेरिमेंटर कहता था यू हैव नो अदर चॉइस, यू मस्ट गो ऑन, आपको ये शॉक देने हैं, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। अच्छा, अब इसमें जो सिंपल बायस है वो ये कि जो एक्सपेरिमेंटर्स थे उन्होंने वो क्वेश्चन हुए ड्यू टू द सैंपल बाय ये कि नैरो सैंपल ऑफ वाइट मिडिल क्लास मेल्स, मतलब जो भी इसमें शामिल किए गए वो जस्ट वाइट मिडिल क्लास मेल्स थे। अब ये कहा जा रहा है कि ये थोड़ी बायसनेस आ जाती है ओवर द वर्ल्ड। अब आप ये नहीं कह सकते कि अगर उनका ये रिजल्ट था तो ओवर द वर्ल्ड लोगों का यही होगा, इसमें ये थोड़ी सी बायसनेस आई। उसके बाद उन्होंने मिलग्राम ने ये डिस्कवर किया कि जो सच पीपल would be expected to be more conformist and eager to please authority figure than a truly representative sample of the populace, मतलब कुछ जो लोग हैं वो मोर कंफर्मिस्ट, मतलब वो बात मानते हैं, हुक्म मानते हैं, ईगर टू प्लीज, अपनी अथॉरिटी को खुश करने के लिए उनकी ओबीडियंस को फॉलो करते हैं। लेकिन जो अदर इन्वेस्टिगेटर्स थे उन्होंने लेस बायस सैंपल्स ड्रा किए और ये देखा गया कि जो नॉन कॉलेज एजुकेटेड या वर्किंग क्लास पीपल्स हैं वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं, मतलब वो ये शॉक देना नहीं चाह रहे। हु आर द ओबीडेंट वंस, और फिर ये देखा गया कि फिर कौन लोग हैं जो फॉलो करते हैं। और उनकी उनकी जो मिलग्राम की जो स्टडी थी उसके रिजल्ट ये निकले कि जो टॉप ऑफ द कर्व था, जो टॉप ऑफ द सोसाइटी है उसमें वेल्दी वाइट अपर क्लास ओवर अचीवर्स लोग हैं, जबकि लोएस्ट में अनएम्प्लॉय रेशियली डाइवर्स सोशल ड्रॉप आउट, मतलब जिन्होंने तालीम हासिल नहीं की स्कूल से निकाल दिए गए। अब जो अपर क्लास थे, वेल्दी वाइट अपर क्लास थे, वो ज्यादा ओबीडियंस को फॉलो करते थे, जबकि लोएस्ट की निस्बत। इट वाज theorized that other who may help had negative experiences with authorities were generally willing to argue and quit the experiment before things went too far। मतलब कि जो लोग वो लोग जिनके साथ कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो चुके थे अथॉरिटीज के साथ, वो भी जनरली तौर पर इस चीज की हक के हक में नहीं थे, एक्सपेरिमेंट को छोड़ना चाहते थे, कि वो लोगों को शॉक नहीं देना चाहते। लेस नोन फाइंडिंग्स इसमें क्या थी कि ओबिडेंस ड्रॉप हो जाती है जब एक्सपेरिमेंटर जो है वो लैब कोट नहीं पहनता, मतलब वो पीछे से इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है ना कि यू मस्ट डू एंड अदर एटसेट्रा। और जब इंस्ट्रक्शंस फोन पे दी जा रही हूँ तो तब भी आप मतलब ये कर सकते हैं कि अगर कोई आपके सर पे खड़ा हो, उसे लैब कोट पहना हो, वो आपको ऑर्डर दे रहा हो, तो आपको होता है कि आपको अब लेबोरेटरी में बैठे हैं तो आपको उसको फॉलो करना है। लेकिन अगर वो लैब कोट नहीं पहनता तो आप उसे थोड़ा लाइट लेते हैं, या फिर अगर वो आपको फोन पे इंस्ट्रक्शंस दे रहा तो आप उसको उतना हुक्म नहीं मानेगा अगर वो आपको सर पे खड़ा होकर कहेगा। और मैंने एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड आउटसाइड यूनिवर्सिटी, और जब यूनिवर्सिटी के बाहर ही एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा तब भी ओबिडेंस कम हो जाती है। अब क्रिटिसिज्म ऑन एथिकल ग्राउंड, अब एथिकल ग्राउंड लेवल पे इस एक्सपेरिमेंट को क्रिटिसाइज भी किया गया। तब इतना एथिकल वैल्यूज सेटअप नहीं की गई थी, मॉरल वैल्यू सेटअप नहीं की गई थी। इस वक्त के जमाने में इस किस्म का एक्सपेरिमेंट करना शायद इम्पॉसिबल हो एथिकल रूल्स को देखते हुए। कंक्लूजन क्या निकला कि मिलग्राम्स की रिसर्च ने देखा कि एविडेंस अलाउज अस टू सी हाउ एन इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स कंसर्न करते हैं सोशल इन्फ्लुएंस, इनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है किसी भी सोशल साइकोलॉजी लेबोरेटरी में बैठा कर उन्हें रिलेटिवली कंट्रोल करके।
और हम ये भी रिलेट करते हैं कि मैनी ऑफ आवर ओन सोसाइटी ब्रुटलिटीज जो है एज एविडेंट फ्रॉम फोटोज ऑफ द इमेज बिलो। आगे जैसे उन्होंने कहा कि इस किस्म की जो भी मतलब कि हम आवर ओन सोसाइटीज ब्रुटलिटीज एज एविडेंट के, जैसा कि नीचे फोटोज में देखी भी गई हैं, रिपोर्ट रिपोर्ट की गई हैं कि हमारी सोसाइटी में इस किस्म के बहुत ज्यादा वाकयात होते हैं जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा लोग नुकसान पहुंचा देते हैं। वो जैसे मिलग्रम सोचा कि लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं, ठीक है, जैसा कि इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। जबकि उन्हें ये पता होता है कि वो तशद्दुद कर रहे हैं, उनके तशद्दुद करने से दूसरे इंसान को तकलीफ हो रही है। ये तो था मेलग्राम की स्टडी। आगे हम देखते हैं हेल्पिंग बिहेवियर्स, लोग किस बेस पर दूसरों की हेल्प करते हैं। यहाँ पर एक स्टडी हो रही है बाई स्टैंडर इफेक्ट के बारे में। बाई स्टैंडर इफेक्ट क्या होता है? बाई स्टैंडर इफेक्ट होता है कि जब बहुत ज्यादा लोग हों तो आपका दूसरों को हेल्प करने का जो चांस है वो कम हो जाता है। द बाई स्टैंडर इफेक्ट इज द रिडक्शन इन हेल्पिंग बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल। द बाई स्टैंडर इफेक्ट इज द फिनोमिना है जिसके अंदर विटनेस या बस बाई स्टैंडर जो है डजंट वॉलंटियर टू हेल्प अ विक्टिम पर्सन इन डिस्ट्रेस। अब वो क्यों नहीं करते? जैसा आपको देखने में नजर आ रहा है कि जो एक आदमी लेटा हुआ है उसे हेल्प की जरूरत है, उसके पास जो चार पांच लोग गुजरे हैं। पहला कहता है कि ही रियली डजंट नीड हेल्प, इसे शायद जरूरत नहीं है। और दूसरा कहता है कि ही विल बी ओके, ये ठीक हो जाएगा। तीसरा कहता है कि आई एम श्योर समवन कोई और इसकी हेल्प कर देगा। चौथा कहता है कि आई गेस ही इज ड्रंक। मतलब लोग अपने माइंड में आइडियाज देख लेते हैं, सोच लेते हैं, और उनकी हेल्प करने के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब एक तो ये भी होता है ना कि अगर कोई और हेल्प नहीं कर रहा तो मैं क्यों, ये हम आगे जाकर बढ़ते हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट ने ट्राई करना शुरू किया, क्वेश्चंस के आंसर देना शुरू किया, जिसमें अब एक और स्टोरी है कि टी गैनोविस की 1964 में एक लड़की थी जो कि अपने अपार्टमेंट से मॉर्निंग के वक्त वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रही थी। उसके पीछे एक आदमी है जो कि चाकू निकालता है, ठीक है। अब इसको डिफरेंट, वो भागती है अपनी जान बचाने के लिए, वो पीछे उसके भागता है। अब यहाँ पर एक डिफरेंट न्यूज़पेपर से जो था वो न्यूयॉर्क टाइम ने जैसे यहाँ पर मेंशन किया कि 37 गुस्सा मर्डर डिडंट कॉल द पुलिस, कि एटलीस्ट 38 पीपल्स ने जो थे वो उस वक्त देख रहे थे जब उसके ऊपर अटैक हो रहा था, लेकिन उन्होंने उसकी जान नहीं बचाई। बेस्ड ऑन दिस केस रिसर्चर्स लटाने एंड डार्ले ने ये डिस्क्राइब किया फिनोमिना इस केस को देखते हुए, जिसका उन्होंने नाम रखा बाई स्टैंडर इफेक्ट। अब क्या रीजन हो सकती हैं बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट्स की कि लोग क्यों हेल्प नहीं करते? थ्री मेन हाइपोथेसिस है इसके। फर्स्ट इज प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस, कि लोग दूसरे लोग मौजूद हैं। वी लुक टू अदर्स टू सी हाउ टू एक्ट, कि कोई और मदद कर देगा। सोशल इनहिबिटेशन, हम मतलब कतराते हैं। वी डोंट वांट टू ड्रा नेगेटिव अटेंशन टू अवरसेल्व्स, कि अगर हम उसको उठाएंगे तो सब लोग हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे, मुझे देखने लग जाएंगे। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, द बर्डन ऑफ हेल्पिंग इज शेयर्ड विद अदर्स, के कोई और कर देगा। अब आपको ये लगता है कि अगर आपने नहीं किया तो खैर है, बाकी लोग मौजूद है, कोई भी इसकी हेल्प कर देगा। आप अपने ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए इंडिविजुअल नहीं लेते। सिंस द ओरिजिनल स्टडी मैनी स्टडीज हैव बीन कंडक्ट की गई, बहुत फील्ड एक्सपेरिमेंट्स में भी और लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में भी, जिसमें बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट्स को देखा गया कि किस तरह लोग हेल्प करते हैं। जैसा कि आपको फर्स्ट पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि ये फील्ड एक्सपेरिमेंट में स्टडी हुई है, जबकि सेकंड पिक्चर में लेबोरेटरी के बाहर किसी एक आदमी को लटा दिया गया है और इसके अंदर तमाम दूसरे वेरिएबल्स को जो कि लेबोरेटरी के बाहर एक्सपेरिमेंट किया गया उसे कंट्रोल किया जा रहा है, बाकी वेरिएबल्स को। कि आप ये देखते हैं कि बूढ़े आदमी की लोग ज्यादा मदद करते हैं, या खतून अगर गिरी होगी उसकी लोग ज्यादा मदद करेंगे, या अगर सुबह के वक्त लोग कम मदद करेंगे कि वो ऑफिस में जा रहे होंगे, वो अपने काम के लिए जा रहे होंगे, तो इस तरह के बाकी तमाम वेरिएबल्स को देखते हुए आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं। अब डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि मोर पीपल प्रेजेंट द लेस एनी इंडिविजुअल फील्स कंपेयर्ड इनटू इंटरवेंशन, जो हम पहले भी पढ़ते आए हैं कि अगर ज्यादा लोग मौजूद होंगे तो आप इंडिविजुअली एज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। जैसा कि अगर स्टूडेंट्स हैं क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, तो जब भी टीचर अक्सर ऐसा होता है कि व्हाइट बोर्ड में पढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि एज अ होल क्लास जवाब देगी, तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं मेरे जैसे जो अंदर से चुप रहते हैं। अच्छा, अब नीचे भी पिक्चर्स में नजर आ रहा है कि समबडी, अब एक आदमी गिरा हुआ है, तो हर किसी का अपना परसेप्शन है कि कोई कह रहा है कि कोई और इसकी हेल्प कर देगा, कोई कह रहा है कि आई हैव गॉट टू कैच द सबवे, तीसरा कह रहा है कि मैं लेट हो रहा हूँ अपने काम के लिए। डिजाइनिंग एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट अ सोशल बिहेवियर हाइपोथेसिस, आप किस तरह के एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करते हैं कि आप सबसे पहले तो जो आपका साइंटिफिक मेथड है उसमें आप अपना एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। उससे फिर आप जो भी आपके रिसर्च एग्जिस्टिंग सोर्सेज होते हैं वो लेते हैं और उनको फार्मुलेट करके आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं और डिजाइन करते हैं और फिर कंडक्ट करते हैं उसके ऊपर स्टडी अपनी, और कंक्लूजन्स को निकालते हैं और अपनी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं रिजल्ट के बेस पे।
अब प्रॉब्लम क्या है कि हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल अफेक्ट एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन द टास्क। किस तरह जो ग्रुप्स में लोगों की परफॉर्मेंस है वो एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस पर अफेक्ट करती है। जो प्रेजेंस होती है दूसरे लोगों की वो अफेक्ट करती है बिहेवियर्स पर इन मेनी वेज में। और यहाँ पर एक टर्म यूज हो रही है सोशल फैसिलिटेशन, विच इज द फिनोमेन दैट द प्रेजेंस ऑफ द अदर्स कैन फैसिलिटेट द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। ठीक है। अब पहले तो हम पढ़ते आए हैं कि जब ज्यादा लोग होते हैं तो वो इंडिविजुअली बंदा सही एक्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जब दूसरे लोगों की भी प्रेजेंस होती है तो वो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को बेहतर बना देते हैं। जैसा कि यहाँ पर नीचे एक एग्जांपल दी गई है, इसे आप लोग पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। मैं शॉर्टली आपको बता देती हूँ कि एक उन्हें कहा गया कि आपने एक टेलीफोन तैयार करना है, हैंडीकैप टेलीफोन तैयार करना है। और ग्रुप एक एक इंडिविजुअल एक टेलीफोन बनाएगा और दूसरी तरफ एक ग्रुप में 5-6 लोग मिलके बनाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि जो 5-6 लोग मिलके बनाएंगे उनका काम ज्यादा अच्छा होगा बनिस्बत ये कि जो इंडिविजुअल अकेला डिजाइन करे। ये हो सकता है कि वो इंडिविजुअल बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, उन 5-6 से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो वो अलग एक बात है। तो इस तरह क्या हुआ कि ग्रुप में मिलकर इंडिविजुअली हर बंदे की परफॉर्मेंस को उसने ज्यादा बना दिया। इसको सोशल फैसिलिटेशन कहा जाता है। सोशल साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स में बात हो रही है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एवरीडे परफॉर्म किए जाते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि हमारे कल्चर और जो हमारा कल्चर और हमारी जो सोसाइटी है हम वहाँ पैदा होते हैं वहीं से ही हम डिफरेंट बिहेवियर्स को अडॉप्ट करते हैं। और साइकोलॉजिकल स्टडी होती है कि आप हाउ स्टडी अफेक्ट करती है इंडिविजुअल के पार्ट ऑफ द फील्ड ऑफ सोशल साइकोलॉजी पे। रिसर्च के जितने भी टॉपिक्स हैं वो फॉल करते हैं अंडर सोशल साइकोलॉजी में। और अमंग अदर थिंग्स जो इसकी आ रही हैं कि हाउ पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड टू चेंज देयर एटीट्यूड बिलीव्स एंड बिहेवियर, के लोग किस तरह अपना एटीट्यूड बिलीफ और बिहेवियर चेंज करते हैं और किस तरह इंप्रेशन जो है वो लोग रिसीव करते हैं परसीव करते हैं दूसरे का। और किस तरह की वायलेंस कर देते हैं कि लोगों पर तशद्दुद किस कैसे करते हैं, कैसे लोगों की हेल्प करते हैं। अब सोशल फैसिलिटेशन जिसकी मैंने आपको पहले समझाया कि किस तरह दूसरे लोगों की मौजूदगी जो है वो एक बंदे की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है। और सोशल लोफिंग में क्या होता है, सॉरी ऊपर वाला सोशल फैसिलिटेशन था। और सोशल लोफिंग में क्या होता है कि इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस है वो लोअर हो जाती है ग्रुप में, जबकि दूसरे ग्रुप और फिर जितना ग्रुप का साइज बड़ा होता जाएगा उतनी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस लोअर होती जाएगी, क्योंकि उसे लगेगा कि अगर उसका नाम नहीं मेंशन हो रहा कि उसने कितना काम किया तो वो इतना काम नहीं करता। अर्लियर एक्सपेरिमेंट्स में कुछ शेरिफ ने कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट सोशल नॉर्म्स पे ऑटोकाइनेटिक फिनोमिना 1930s में। और इसमें सोशल नॉर्म्स को देखा गया कि ये रिसर्च सरप्राइजिंगली के लोग जो होते हैं कि अगर उन्हें कोई अपने तरफ से उन्हें कुछ नजर भी आ रहा है लेकिन जैसे लोग उन्हें कहेंगे वो लोगों के कहे गए काम को ज्यादा अटेंशन देंगे। जैसा कि एक एग्जांपल थी कि अगर एक रूम में एक लाइट है, रूम में बहुत अंधेरा है, वहां पर एक सिंगल स्पॉट है लाइट का और वह दीवार पे है और वो मूव कर रहा है, तो अगर आपको ये लगता है कि वो लाइट राइट साइड पे मूव कर रहा है लेकिन बाकी सब लोग कह रहे हैं कि वो लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, तो आपको भी आप भी कहेंगे कि वो लेफ्ट साइड को मूव कर रहा है और आपको लेफ्ट साइड को मूव करता हुआ नजर आएगा। लोगों के परसेप्शन को आप ज्यादा अटेंशन इसमें देंगे। एक्सपेरिमेंट्स ऑन कन्फर्मिटी कि आप किस तरह अपनी आप कह सकते हैं कि राय को दूसरों की राय में बदल देते हैं कि जैसे लोग कह रहे हैं उनकी बात मान लेते हैं। कि यहाँ पर जब 18 उन्होंने जो थे वो ट्रायल्स किए जिसमें 12 ट्रायल्स जो थे लोगों ने आंसर किए जो कि 12 गलत थे। क्यों, जैसा कि यहाँ पर नीचे दिखाया जा रहा है कि कहा गया कि जो एक लाइन के बराबर कौन सी लाइन है, तो बी जो लाइन है 2 वाली जो लाइन है वो ए लाइन के बराबर है। लेकिन जबकि बहुत ज्यादा लोगों ने 3 कहा हुआ था, तो आगे लोगों ने ये देखते हुए कि इतने ज्यादा लोगों ने 3 कहा है, हालांकि उन्हें लग भी रहा था कि 2 बड़ी है, उन्होंने भी 3 कह दिया। तो ये एक किस्म की मतलब परसेप्शन होती है कि जो आपके माइंड में पहले से बना होता है उसके मुताबिक आप करते हैं, या आप लोगों के जैसे लोग कहते हैं वैसे आप ज्यादा मान लेते हैं। अब यहाँ पर नीचे एक और एक्सपेरिमेंट है कि जो कि न्यूयॉर्क में हुआ कि न्यूयॉर्क की पुलिस ने जबकि एक ब्लैक मैन जो था वो अपनी जेब से वॉयलेट निकालता है और उन्हें लगता है कि वो गन निकाल रहा है और उसे वो शूट कर देता है। क्योंकि ये माना जाता है कि जो ब्लैक मैन लोग होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, अपने पास हर वक्त में ना कोई इंस्ट्रूमेंट रखते हैं इस तरह का गन वगैरह। तो ये एक परसेप्शन थी, स्टीरियोटाइप था जो कह लें करके हम सब के माइंड में एक बना होता है कि ब्लैक मैन जो है थोड़े डेंजरस होते हैं, जिसकी वजह से पुलिस ने जैसे उसने ब्लैक वैलेट निकाला उन्होंने और पुलिस वाले जो होते हैं उन्होंने फौरी रिएक्शन देना होता है तो उसने उसे शूट कर दिया। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा लेक्चर नंबर 9। इंटरेस्टिंग सा था, कंसेप्चुअल था, बहुत आसान था और आई होप कि आप लोगों को समझ भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।